ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में उभरता भारत विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कोमोडोर सी उदय भास्कर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में नौसेना के अग्रिम पंक्ति के 3 नए युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर राष्ट्र को समर्पित किए और बल दिया कि ये कमीशनिंग एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र की ओर भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में नौसेना के अग्रिम पंक्ति के 3 नए युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। समूचे देश के लिए इस गर्व के सुनहरे पल पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कॉमोडोर सी उदय भास्कर। आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहली बार है कि एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन युद्धपोत एक साथ देश को समर्पित किए गए। देश के रक्षा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि आंकते हैं? क्या महत्व है इसका हमारे समूचे जो रक्षा इकोसिस्टम है उसके लिए? प्रतीकात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि आज का जो ट्रिपल कमीशनिंग हुआ है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, जो देश को एक प्रकार से ये तीनों जहाज़ों को अपने नौसेना में जो शामिल किया है, इसकी प्रतीकात्मक जो अहमियत है, इसको मैं कहूँगा कि ये काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि हम 3 जहाज़ों को, जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन जैसे आपने बताया है, कि हमने एक ही दिन मुंबई में माझगांव डॉक्स में कमीशन किया है। और देश के जो नौसेना की जो क्षमता है, ये काफ़ी खास तरीके से इसका बहुत ही एक सकारात्मक प्रभाव होगा। इसकी एक खासियत है कि जहाँ तक हम भारत में आत्मनिर्भरता, इंडिजनाइजेशन के ऊपर जो फोकस किया गया है, ये तीनों प्लेटफॉर्म, जिसमें 2 है सरफेस शिप, आईएनएस सूरत तथा आईएनएस नीलगिरी, और सबमरीन जो है आईएनएस वाघशीर जो कलवेरी क्लास का है, ये अंडर वाटर है, पनडुब्बी है। ये तीनों प्लेटफॉर्म जो है अपने आप भारत का जो आत्मनिर्भरता का जो हमने लक्ष्य बनाया है, उस दिशा में बढ़ोतरी का भी इसमें एक प्रतीकात्मक अहमियत है। आत्मनिर्भर, जैसे आपने बोला कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और आज का जो इनॉग्रेशन हुआ है 3 युद्धपोत का, वो सभी भारत में ही निर्मित किए गए हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये किस तरह से डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट डे है? किस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो आज युद्धपोत कमीशन हुए हैं? इसमें जहां तक आत्मनिर्भरता और इंडिजनाइजेशन का जो हमने प्रगति किया है, आईएनएस नीलगिरी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नीलगिरी जो अभी जहाज आज मोदी साहब ने जो कमीशन किया है, ये सेकंड नीलगिरी है, यानी कि भारत के नौसेना में पहला नीलगिरी जो है, ये भारत के लिए सबसे पहला जो हमने डिजाइन किया था भारत के अंदर। क्योंकि जब हम नौसेना की बात करते हैं और उसमें किस प्रकार से आत्मनिर्भरता हम प्राप्त कर सकते हैं, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी युद्धपोत के लिए, वॉरशिप के लिए 3 प्रकार के चुनौतियां हैं। सबसे पहले, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट मस्ट फ्लोट। जब तक जहाज फ्लोट नहीं करेगा, ये सबसे पहला कदम ये है कि सही प्रकार से हमें उसको फ्लोटेशन करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि इट मस्ट मूव, प्रोपल्शन होना चाहिए। वो जो प्लेटफॉर्म फ्लोट करता है, जो वेसल है, उसको प्रोपल्शन देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और तीसरा, वॉरशिप की खासियत यह है कि इट मस्ट फाइट, यानी कि उसके ऊपर उस प्रकार का सामग्री और गन्स और मिसाइल्स होना चाहिए जिससे वो वॉरशिप हो सकता है। अर्थात यह कि 3 अलग अलग वर्ग हैं, फ्लोटेशन, प्रोपल्शन और ऑर्डिनेंस या फाइटिंग कैपेबिलिटी। और भारत के लिए ये 1970s की बात है, जब हमने आत्मनिर्भरता के ऊपर
बहुत दृढ़ता के साथ भारतीय नौसेना ने कदम उठाया था। मैजगान डॉक के साथ भारत के नौसेना ने पहला नीलगिरी का डिजाइन किया था, वॉरशिप का डिजाइन। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा कदम था भारत जैसे देश के लिए। और मैजगान डॉक्स में, हालांकि मैं ये भी जोड़ दूं कि ये एक ब्रिटिश वॉरशिप का डिजाइन रॉयल नेवी का लिएंडर के ऊपर आधारित, और नीलगिरी बनाने के बाद धीरे धीरे भारतीय नौसेना में डिजाइन कैपेबिलिटी की काफी बढ़ोतरी हुई थी। साथ साथ मैजगान डॉक, गार्डन रीच, गोवा वगैरह में भारतीय नौसेना ने अपने अपने जहाज बनाया भी था। तो हम पहला स्टेप सही प्रकार से कर पाए, जिसमें डिजाइन, उसके बाद हमने वेसल का कील, जिसको कहते हैं, पहली बार स्टील काट के हम कील का लेते हैं, कील को बिठाते हैं डॉक में, और उसके बाद जहाज को बना के उसको लॉन्च करते हैं। तो ये खास स्टेप है जहाज के लिए, लेइंग ऑफ कील, उसके बाद लॉन्च, और उसके बाद कमीशनिंग। तो आज जो मोदी साहब ने किया है ये कमीशनिंग है कि अभी ये इंडियन नेवी में ऑपरेशनल तरीके से ये जहाजें जो है इंडक्ट होंगी। तो हमारी जो आत्मनिर्भरता भारतीय नौसेना ने पिछले 50 साल में डिजाइन कैपेबिलिटी काफी प्राप्त किया है। ये बहुत गर्व की बात है भारत के लिए कि हम अपने वॉरशिप और पनडुब्बी जो है, न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन जो है, SSBN जो अरिहंत हम कहते हैं, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम डिजाइन कर पा रहे हैं, और काफी बहुत हम इसका वॉरशिप और सबमरीन का कंस्ट्रक्शन भी कर पा रहे हैं। ये दो बड़े कदम है। हमको एक और वर्ग पे पहुंचना है कि जहां तक जहाज को वॉरशिप बनाना है, जो फाइटिंग वाली जो बात है, उसमें अभी तक हम बाहर के इंपोर्ट के ऊपर आधारित है। पर संक्षेप में यह है कि भारतीय नौसेना की डिजाइन कैपेबिलिटी, हमारे मैजगान डॉक जैसे पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड्स की जो क्षमता है जिसमें इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन होता है, ये दोनों भारत का जो कंपोजिट तरीके से जब हम मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करते हैं, सैनिक क्षमता की बात करते हैं, खास जो सीमा पार क्षमता है, जैसे पनडुब्बी हो या फ्रिगेट हो या डिस्ट्रॉयर हो, ये भारत के लिए एक काफी बड़ा कदम है और काफी सकारात्मक है कि हम इंडिजनाइजेशन की ओर पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आप मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है इंडियन ओशन रीजन में? जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम रक्षा क्षेत्र में बहुत मजबूत हो रहे हैं, आज का जो स्टेप है वो भी उसी डायरेक्शन में लिया गया है। कितना इम्पोर्टेंट है कि भारत जो इंडियन ओशन रीजन में है एक लीडरशिप पोजीशन रखने के लिए हमारी जो सिक्योरिटी है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, उसके भारत को भी और इस रीजन के बाकी देशों को क्या फायदा होता है? भारत का जो मैप है, भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, ये बहुत स्पष्ट है कि जो इंडियन पेनिनसुला है वो भारत का एक ज्योग्राफिकल फीचर है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज है कि हम इंडियन ओशन के अंदर भारत का जो पेनिनसुलर ज्योग्राफी है उससे कई सारे एडवांटेजेस भी है, कई सारे पॉसिबिलिटीज है, पोटेंशियल है, जो कि भारत के प्रगति के लिए और भारत की जो इंडियन ओशन में जो भूमिका है उसको निभाने के लिए ज्योग्राफी ने हमें कई सारे एडवांटेज दिया है। इससे भारत का जो डेवलपमेंट है, भारत का जो सिक्योरिटी है, और खास हमारी जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, भारत के जो नागरिक हैं जो समुद्र के सीमा पार रहते हैं, सबके लिए जो मैरीटाइम डोमेन है उसका एक खास भूमिका है। संक्षेप में दोबारा मैं ये कहूं कि अगर हम भारत की डेवलपमेंट और इकोनॉमी की बात करें, पूरा जो ट्रेड है वो 90% से ज्यादा बाय सी रूट्स पे आता है, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट। जैसे भारत के लिए इंपोर्ट में तेल और हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ा जरूरत है। भारत के लिए भी ये वही बात है, चीन के लिए भी है, जापान, साउथ कोरिया, जो भी बड़े देश हैं, आमतौर पे सब ये हाइड्रोकार्बन या तेल या LNG के ऊपर आधारित है, और उनके इकोनॉमी के लिए ये सब मैरीटाइम रूट से आता है। भारत जैसे देश, चीन जैसे देश, जापान, सब अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफी आधारित हैं, डिपेंडेंट हैं, उसके लिए भी सी रूट्स बहुत क्रिटिकल है। तो ये जो सी रूट्स है या मैरीटाइम जो कनेक्टिविटी है, इसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और ये भारत की नौसेना के लिए ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हर एक बड़े देश के लिए सी रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, चाहे वो अमेरिका के नेवी हो, चीन का हो, भारत का हो या किसी का। ये है एक पहलू। दूसरा है, उसी मैरीटाइम सी रूट से आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो भी प्रभावित होता है,
और अगर हम याद करें मुंबई के ऊपर जो हमला हुआ था 26/11, जिसको हम कहते हैं 26/11 2008 में, वो एक उदाहरण है कि आपकी वल्नरेबिलिटी किस प्रकार से हो सकती है मैरीटाइम रूट। तीसरा है, जहां तक ह्यूमन सिक्योरिटी और डेवलपमेंट है, आजकल के जमाने में ब्लू इकोनॉमी की बात होती है, यानी कि सागर, ओशन और सीज के ऊपर जितना भी पोटेंशियल है वो ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए काफी उसमें अपॉर्चुनिटी है, जिसको हमें फायदा उठाना चाहिए। और कई सारे देश हैं जिसमें मैं कहूँगा कि चीन भी है, बड़े देशों में जापान भी है, छोटे देशों में बांग्लादेश है, जिन्होंने ब्लू इकोनॉमी में काफी प्रगति किया है। भारत को उस दिशा में कई सारे कदम उठाने हैं। तो यही है जो मोदी साहब बार बार कहते हैं कि भारत के लिए हिंद महासागर जो है, वो सागर का उन्होंने एक एक्रोनिम बनाया था। 2015 की बात है, जब उन्होंने कहा है कि भारत की ये एक जिम्मेदारी है और ये हम एक प्रकार का दायित्व तो समझते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। आपने जो भारत के भूमिका के बारे में कहा है, कई बार ये आपने देखा है ऐतिहासिक रूप से कि भारत हिंद महासागर में फर्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में हमने कई बार ये जिम्मेदारी निभाया था। सबसे जो नजदीक उदाहरण मेरे मन में जो आता है वो है दिसंबर 2004, जब सुनामी हुआ था। बहुत बड़ा सुनामी, काफी भयानक था। और उस दिसंबर, ये 26 तारीख को हुआ था, यानी कि क्रिसमस के एक दिन बाद, जब आमतौर पे पूरे विश्व में सब लोग वो छुट्टी के माहौल में थे, जब सुनामी ने पूरे अंडमान निकोबार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कई सारे जगहों को तबाह कर दिया था, केवल भारतीय नौसेना और साथ साथ बाकी भारत के जो फौज के यूनिट्स हैं, वो वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ जिसको कहते हैं, नौसेना ने ये जिम्मेदारी निभाया था। और ये बार बार विश्व में याद किया जाता है कि भारत ने जो है इस प्रकार की सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हमने सबसे पहला कदम लिया। तो ये है इंडियाज मैरीटाइम प्रोफाइल और उसकी जो पोटेंशियल है। प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा कि इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, और जैसा आपने कहा कि स्पिरिट ऑफ डेवलपमेंट है, सागर का कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंशनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, और भारत जो है डिफेंस और सिक्योरिटी पूरे इंडियन ओशन रीजन की जो है उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता है। और ये बात रक्षा मंत्री जी ने भी कही। उन्होंने कहा कि जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो हमारी नेवल स्ट्रेंथ है इंडियन ओशन रीजन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में आपने जैसे बताया कि आत्मनिर्भरता की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 10 वर्षों में देखें तो जो 40 नए सबमरीन्स, 33 शिप ऐड किए गए, उसमें से 39 भारत में निर्मित थे। तो इसका जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट पर और इकोनॉमी पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसे पोर्ट लेड डेवलपमेंट मॉडल के रूप में मेंशन किया आज प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, ये जो शिप बिल्डिंग वाली जो बात है ना, ये बार बार इतिहास में इसी बात को दोहराते हैं कि अगर हम मेजर पावर की जो ट्रैजेक्टरी है कि कोई भी देश वो मेजर पावर, सुपर पावर किस प्रकार से बनता है, तो एक बिंदु बहुत ही खास है कि आमतौर पे इन सब देशों ने, चाहे वो पुराने जमाने में ग्रेट ब्रिटेन हो या पिछले शताब्दी में अमेरिका का जो उदाहरण है, सब ने अपनी जो ग्रोथ है वो शिप बिल्डिंग के ऊपर आधारित था। यानी कि शिप बिल्डिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है, जैसे आपने कहा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर आपने एक जहाज बनाया है तो उसका जो बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज है, बड़े और छोटे, बहुत सारे उसमें शामिल होते हैं। शिप बिल्डिंग जो एक्टिविटी है उसमें हर एक प्रकार का इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का अपनी अपनी खास भूमिका होती है। चाहे वो स्टील हो, चाहे वो शिप बिल्डिंग हो, वेल्डिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोपल्शन, इंजन, जो भी आप कहें उसमें शामिल होता है। तो उससे जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट जिसको कहते हैं, वो कई सारे इंडस्ट्रीज उससे प्रभावित होते हैं, उनको फायदा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और देश में जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का जो इंडेक्स है वो धीरे धीरे बढ़ता है। रक्षा क्षेत्र में आज की उत्साहजनक डेवलपमेंट और दूरगामी संभावनाओं पर इस समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रमुख सामुद्रिक शक्ति के रूप में उभरते भारत विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कोमोडोर सी उदय भास्कर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।